हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो और इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ आप यूएस के स्टॉक मार्केट में भी आपने ट्रांजेक्शन्स किया हुआ है, तो आईटीआर में इसकी कैसे रिपोर्टिंग आप करोगे, आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं। यूएस स्टॉक मार्केट से आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम हो सकती है। जैसे फर्स्ट होता है कैपिटल गेन। जैसे इंडिया में आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को सेल आउट करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है। वैसे यूएस मार्केट में भी आपने जो ट्रांजेक्शन्स किया हुआ है उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकती है। अब इंडिया में क्या होता है कि यदि आप 12 मंथ्स के अंदर सेल आउट करते हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाती है, और 12 मंथ्स के बाद आप सेल आउट करते हो तो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होता है। वैसे यूएस के स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब होता है जब आप कोई भी सिक्योरिटीज को 24 मंथ्स के अंदर आप उसको सेल आउट कर देते हो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस तब होती है जब उसको 24 मंथ्स के बाद आप उसको सेल आउट करते हो। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में क्या होता है कि नॉर्मल रेट से टैक्सेस लगते हैं इंडिया में, ठीक है। और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में 12.5% के रेट से टैक्सेस लगते हैं विदाउट इंडेक्सेशन। अब इंडिया में क्या होता है कि यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो उस केस में 20% के टैक्सेस लग जाते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि हो रखी है तो उस केस में 12.5% के रेट एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन 1.25 लाख का आपको एग्जेम्पशन भी मिल जाता है। लेकिन यूएस के स्टॉक मार्केट में यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो उस केस में 1.25 लाख का जो एग्जेम्पशन है वो आपको नहीं मिलेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है पता है? क्योंकि जो फॉरेन शेयर्स होते हैं वो फॉरेन के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, इंडिया में तो वो स्टॉक्स लिस्टेड होते नहीं है, इसलिए वो अनलिस्टेड शेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। और अनलिस्टेड के लिए जो इंडिया में रूल है, शॉर्ट टर्म के लिए 24 मंथ्स और लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 24 मंथ्स। और शॉर्ट टर्म के लिए स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है, जैसे 12 लाख तक की इनकम जो आपकी टैक्स फ्री हो चुकी है उसमें ये कंसीडर किया जाएगा। और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो उसके इसमें 12.5% के रेट से टैक्सेबल होगा। और सेकेंड इनकम आपको होती है डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम। अब जनरली यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म यूज करते हो। जैसे इंडिया में क्या होता है कि आप जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, ये सब ऐप आप यूज करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे आईएनडी मनी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट या फिर ग्रो ग्लोबल, ये कुछ प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सर्विसेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक सेपरेट अकाउंट ये लोग ओपन कराते हैं यूएस में, और उसमें आपका पैसा जो होता है डॉलर में डिपॉजिट होता है, उस पर आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है। तो वो इंटरेस्ट की इनकम जो होती है उसकी भी आपको रिपोर्टिंग आईटीआर में करनी पड़ती है। इसके बाद जो यूएस के स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यदि आप उसको सेल आउट नहीं करते हो तो आपको डिविडेंड भी मिलता रहता है। अब इंडिया में आईटीआर फाइल करते समय आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम को शेड्यूल ओएस में रिपोर्ट करना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो डिविडेंड और इंटरेस्ट होते हैं इंडिया में, ये नॉर्मल स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होते हैं। अब यूएस में जो भी कंपनीज आपको डिविडेंड पे करती है उस पर 25% यूएस विथ होल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। तो 25% का जो यूएस विथ होल्डिंग टैक्स आपकी डिडक्ट होती है डिविडेंड इनकम के ऊपर, इसके लिए आपको एक फॉर्म सबमिट करना होता है, वो होता है W8 बेन फॉर्म। यदि वो W8 बेन फॉर्म को सबमिट नहीं करता है तो उसके इसमें 30% का विथ होल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ये फॉर्म सबमिट होती है 25% के टैक्सेस आपके पहले ही वहां पे डिडक्ट हो जाते हैं। और ये W8 बेन फॉर्म सबमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म की होती है जहां पर कि आपने अकाउंट ओपन करा रखा है, जैसे कि आईएनडी मनी हो गया, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया या फिर ग्रो ग्लोबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, W8 बेन फॉर्म का आपके लिए कोई यूज नहीं है, बस जो आपका टैक्स वहां पे कटा है उसकी आप जो है टैक्स क्रेडिट इंडिया में आप क्लेम कर सकते हो। डिविडेंड इनकम के ऊपर जो भी यूएस विथ होल्डिंग टैक्स ऑलरेडी आपका कट चुका है 25%, अब इंडिया में इसकी आपको एफटीसी क्लेम करनी है, यानी फॉरेन टैक्स क्रेडिट। तो इसके लिए आपको ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ये आपको इशू करते हैं फॉर्म 1042S, जो कि आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे इसकी डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ती है। तो आईटीआर फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 67, ठीक है, ये आपको सबमिट करना पड़ता है इनकम टैक्स पोर्टल पे। और ये जो फॉर्म 67 है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो फॉर्म 1042S के अकॉर्डिंग देनी है। तो ये भी आपको ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से ही आपको डाउनलोड करने को मिल जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे एफएनओ की ट्रेडिंग। अब यदि मान लो कि आप
यूएस के स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग भी करते हो, आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपने अकाउंट ओपन करा रखा है, तो एफएनओ की ट्रेडिंग बेसिकली जो शेड्यूल्ड बिजनेस एंड प्रोफेशन आईटीआर में होता है उसमें आपको रिपोर्ट करना होता है, और ये भी नॉर्मल रेट से ही टैक्सेबल होता है। अब देखो, जो यूएस स्टॉक के लिए आपको जो आईटीआर फाइल करना है वो आईटीआर 2 या आईटीआर 3 में इसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। यदि आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रखी है, लाइक आपने कैपिटल गेन जनरेट किया हुआ है या फिर आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम हो रखी है, तो आप आईटीआर 2 में इसकी रिपोर्टिंग करोगे। यदि आपने ट्रेडिंग किया हुआ तो उस केस में आपको आईटीआर 3 प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आईटीआर फाइल करते समय इन यूएस स्टॉक्स के ट्रांजेक्शन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है जो कि आपको फिलअप करने हैं। सबसे पहला होता है शेड्यूल फॉरेन एसेट्स, जिसको कि शेड्यूल एफ ए भी कहते हैं। जैसे आईएनडी प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट है तो आप टैक्स रिपोर्ट सेक्शन में जाके फाइनेंशियल ईयर 25-26 का आपको क्या करना है, स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है। कंसोलिडेटेड टैक्स रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी है, उसमें आपकी इंडिया की और साथ में यूएस स्टॉक्स मार्केट की भी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाती है। तो आप जब डाउनलोड करोगे तो जो शेड्यूल एफए होता है ये कैलेंडर ईयर वाइज चलता है, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का जो भी डेटा होता है वो आपके शेड्यूल एफए में रिपोर्ट होता है। अब देखो, यदि आप इन ट्रांजेक्शन्स के लिए आईटीआर में कोई रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो उस केस में दोस्तों 10 लाख तक की पेनाल्टी यहां पे लग सकती है, क्योंकि ये ब्लैक मनी एक्ट के तहत ये दोस्तों ट्रांजेक्शन ट्रीट किए जाते हैं। इसलिए आपको फॉरेन एसेट्स के लिए, फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के लिए आईटीआर में अपनी रिपोर्टिंग करनी कंपलसरी है। सेकेंड, यहाँ पे शेड्यूल एफ एस आई एंड टी आर। अब देखो, शेड्यूल एफ एस आई जो होता है, आपको यूएस से जो भी इनकम आपको हो रखी है, लाइक आपको सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया या फिर कैपिटल गेन हो गया, ये आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना कंपलसरी है। सेक्शन 90 में आप क्या करते हो, टैक्स रिलीफ क्लेम करते हो, लेकिन इसके लिए आपको मैंने बताया फॉर्म 67 आपको सबसे पहले सबमिट करना है, जिसके लिए कि आपको 1042S फॉर्म यूज करना है और उसको सबमिट करना है। अब यहाँ पे जो आपको कैपिटल गेन हो रखी है, तो आपको आईटीआर में शेड्यूल कैपिटल गेन होता है उसमें तो आपको ट्रांजेक्शन्स इंडिया की तो रिपोर्ट आप करते ही हो, साथ में आपको फॉरेन एसेट्स का, मतलब कि जो आपने यूएस स्टॉक मार्केट से आपको कैपिटल गेन हो रखी है उसको भी आपको रिपोर्ट करना है। और बाकी जो है अदर सोर्सेज में आपकी डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम आ जाएगी, और यदि आपने ट्रेडिंग किया हुआ है तो उस केस में बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आपको रिपोर्ट करना है। अब यूएस से आपको जो भी इनकम होती है वो डॉलर में होती है। अब डॉलर को कन्वर्ट करने का इनकम टैक्स में जो रूल्स है वो आपको फॉलो करना होता है। देखो, रूल नंबर 115 आपको फॉलो करना है। जो आपको कैपिटल गेन हो रखी है, डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम हो रखी है, और कन्वर्ट करने के लिए एसबीआई का जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट होता है, यानी एसबीआई टीटी बाइंग रेट, ये इंटरनेट पे भी आपको काफी सारे वेबसाइट में मिल जाती है, वहां से आप ले सकते हो रेट। अदरवाइज आपके जो भी प्लेटफॉर्म से वो आपको जो स्टेटमेंट देते हैं उसमें आपको ये सारा कन्वर्जन करके मिलता है। यदि नहीं है तो आपको जो है कैपिटल गेन में जो भी आपको इनकम हो रखी है डॉलर में, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा एसबीआई के टीटिंग बाइंग रेट से। अभी एसबीआई का टीटिंग बाइंग रेट्स आपको कब का लेना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, मान लो कि आपका लेट से कि दिसंबर में आपने कोई सेल आउट किया यूएस स्टॉक, तो आपको यहां पर क्या करना है, नवंबर में आप जो है 30 नवंबर का एसबीआई का टीटी बाई रेट ले लोगे। डिविडेंड इंटरेस्ट के लिए भी आपको यही सेम रूल फॉलो करना है। अब इनकम टैक्स पोर्टल पे हम चलते हैं और वहां पे हम देखेंगे किस तरीके से आपको यूएस स्टॉक्स के लिए अपनी रिपोर्टिंग करनी है। आईटीआर में रिपोर्टिंग करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 26-27, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो आप आईटीआर 2 सेलेक्ट करोगे यदि आपका सिर्फ कैपिटल गेन, डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम हो रखी है। प्रोसीड विद आईटीआर 2, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक पेंशन लिमिट। इसके बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल्स देखो सेलेक्ट करना है, तो आप यदि इंडिया के रेजिडेंट हो, आपकी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो आप सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे आपको सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यदि कोई है तो आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है ये आपको मैंडेटरी है सेलेक्ट करना। यहाँ पे आपको शेड्यूल एफएसआई सेलेक्ट करना है, देन आपको शेड्यूल टीआर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अदर्स में आना है, यहाँ पर आपकी जो मैंडेटरी फील्ड है आप रहने दोगे, यहाँ पे आपको शेड्यूल एफ ए सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, स्किप द क्वेश्चन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जनरल इंफॉर्मेशन में आ जाना है और इसके बाद आपको फाइलिंग स्टेटस में आना है और यहाँ पर
आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 182 डेज सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे नो पे सब पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम कैपिटल गेन पे क्लिक करोगे आप। इसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आना है। यूएस स्टॉक्स की जो भी कैपिटल गेन होती है वो आपको पॉइंट नंबर 5 में रिपोर्ट करनी होती है। अब ये पॉइंट नंबर 5 में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर्स। तो यूएस स्टॉक मार्केट के जो भी शेयर सेल आउट हुए हैं वो दोस्तों इंडिया में अनलिस्टेड होते हैं, इसलिए आपको सेल वैल्यू यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड शेयर्स, तो जनरली यहाँ पे सेम ही होता है, लेकिन आपको अपनी ब्रोकर्स की स्टेटमेंट एक बार देख लेनी है, वहां से ही डेटा आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। यदि कुछ एक्सपेंसेस वगैरह है ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म से आपको मिला है तो उस केस में आपको यहाँ पे उसकी एक्सपेंसेस रिपोर्ट करनी है। आपकी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट हो जाएगी जो कि स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी आपको पॉइंट नंबर 8 पे आना है और यहाँ पर भी आपको सेम उसी तरीके से सेल वैल्यू रिपोर्ट करनी है और यहाँ पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रिपोर्ट करनी है और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। कोई एक्सपेंडिचर वगैरह हो रखा है तो वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। इसके बाद आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के करने के बाद आपको यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है पॉइंट नंबर एफ में, ये आपको कौन कौन से पीरियड में क्या क्या गेन हुआ है आप यहाँ पे फिलअप कर देना ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से जो शीट आपको मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको शेड्यूल एफ ए में चले आना है। शेड्यूल एफ ए में आपको A2 पॉइंट पे आना है। यहाँ पे आपको कंट्री नेम सेलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे आपको उस इंस्टीट्यूशन का नाम इंटर करना है जहां पर कि आपका अकाउंट ओपन है, उसका एड्रेस आपको इंटर करना है, जिप कोड डालना है, अकाउंट नंबर आपको इंटर करना है। यहाँ पे आपको बेनिफिशियल ओनर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अकाउंट ओपनिंग डेट डालनी है। यहाँ पे पीक बैलेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड। अब ये जो A2 वाला शेड्यूल है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है वो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक देनी होती है, ठीक है। अब इस पीरियड में पीक बैलेंसेस कितना था आपके अकाउंट में वो आपको यहाँ पे डेटा एंटर करना है। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस यानी 31 दिसंबर को क्लोजिंग बैलेंस क्या था उस पर्टिकुलर अकाउंट में वो डालना है। इसके बाद यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट पेड क्रेडिटेड टू द अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड, तो यहाँ पे यदि आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रखी है तो आप यहाँ पे उसका अमाउंट इंटर कर दोगे और इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना। ये जो आपका पॉइंट नंबर A2 है ना, ये आपका सारा डेटा उसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से जो आप जनरेट करोगे रिपोर्ट वो मिल जाएगा। आपको इस तरीके से यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर A3 में चले आना है। पॉइंट नंबर A3 पे आप क्लिक करोगे, ऐड अनदर पे आपको जाना है और यहाँ पर भी आपको कंट्री का नेम सेलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद आपने जिस जिस कंपनी का स्टॉक सेल किया हुआ है उसको आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके फिलअप करना है। यदि मान लो कि आपका सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट था आप तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ पे डेटा डाल सकते हो, लेकिन मल्टीपल कंपनीज के स्टॉक को आपने बेचा है तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके डालना पड़ेगा। यहाँ पे उसका नेम डालोगे, एड्रेस डालोगे, जिप कोड डालोगे। यदि आपको नहीं मिल रहा तो आप गूगल से सर्च कर लेना, मिल जाएगा। नेचर ऑफ एंटिटी, आपने किस डेट को इसमें एक्वायरिंग की थी, मतलब कब आपने शेयर लिया था। इसके बाद इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने शुरू में कितना इन्वेस्टमेंट किया था। पीक वैल्यू क्या था इन्वेस्टमेंट का, मतलब कि जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक, क्योंकि ये A3 भी जनवरी से लेके दिसंबर तक ही मेंटेन होता है, तो पीक वैल्यू क्या था। और इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, मतलब उस स्टॉक्स में आपने कितना बेचा, कितना बैलेंस आपका पड़ा वो डालना है। टोटल ग्रॉस अमाउंट पेड और क्रेडिटेड विथ रिस्पेक्ट टू होल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड। यहाँ पे दोस्तों यदि उस स्टॉक से आपको डिविडेंड इनकम हो रखी है तो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करोगे और सेल करने के बाद आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब ये जो डेटा है ये भी आपको ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से ही मिल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल ट्रांजेक्शन यदि है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड CSV फॉर्मेट, इसको डाउनलोड आप कर लोगे और ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से जो भी आपने शीट लिया हुआ है उससे आपको डेटा यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना होगा, तो आपका 1 बाय 1 करके यहाँ पे एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी, सारी चीजें आपकी फिलअप हो जाएगी, ऑटो फिल हो जाएगी। तो शेड्यूल FA अपडेट करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आता है शेड्यूल FSI। यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, ये आपको अपडेट करना है। क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आपको ऐड अनदर पे जाना है। यहाँ पे आपको कंट्री कोड वही USA सेलेक्ट करना है। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर में यदि आपका कोई भी ऐसा नंबर नहीं है तो आप पासपोर्ट नंबर अपना डाल देना। और यहाँ पे आपको अपनी कैपिटल गेन रिपोर्ट करनी है तो यहाँ उसकी वैल्यू आपको डाल देनी है।
टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, तो कैपिटल गेन पे जनरली आउटसाइड इंडिया में कोई टैक्सेस आपको पे नहीं करना होता है। यहाँ पर आप इंडिया में टैक्स पे करते हो। अब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में कोई डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म के केस में आप स्लैब रेट का कैलकुलेशन कर लेना, और लॉन्ग टर्म के लिए 12.5% दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे सिंपली फिगर को इंटर कर देना। अब अदर सोर्सेस में है कि आपकी जो डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम हो रखी है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसका टैक्सेस आपने कितना बाहर पे किया हुआ, तो यूएस में आपकी विथ होल्डिंग टैक्सेस कितने कटे वो डाल देना। यहाँ पे इंडिया में कितने टैक्सेस आपके आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको शेड्यूल अदर सोर्सेस में आना है, और यहाँ पर अदर सोर्सेस में क्या करना है कि आपको इस ग्रॉस इनकम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एडिट पे जाना है। अब जो भी डिविडेंड आपको यूएस के स्टॉक्स में मिला हुआ है, आप उस डिविडेंड को इंडिया के डिविडेंड इनकम में आपको ऐड कर देना है, और इसकी वर्किंग आपको जरूर रख लेनी है। और यदि कुछ इंटरेस्ट इनकम हो रखी है तो आप सेविंग बैंक में उस इंटरेस्ट इनकम को जोड़ सकते हो, या फिर आपको पॉइंट नंबर 9 में यहाँ पे अदर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट में आप उसको ऐड करके रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी यूएस स्टॉक्स की रिपोर्टिंग है ये कंपलसरी है करना आपको आईटीआर फाइल करते समय। यदि आप इसको नहीं करते ये सोच करके कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं लगेगा, यहाँ पे दो एंटिटीज हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉरेन ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट करती हैं। एक होती है फटका, दूसरा होता है CRS। तो इन एंटिटीज से सारी इंफॉर्मेशन जाती है। यदि आईटीआर में इसकी रिपोर्टिंग आप नहीं करते हो तो उस केस में दोस्तों ज़्यादा नोटिसेस आने के चांसेस हो जाते हैं, और 10 लाख रुपीस तक की पेनल्टी लग सकती है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।